श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के रास्ते पर जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चली। मगर जब मैं जमहूरियत कहता हूं तो विधानसभा के 87 सदस्यों तक इसको सीमित मत रखें। आजाद साहब ने कहा 125 लोग घेर बैठे। मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से संपूर्ण जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, ये बात सही है, एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण 87 लोग 125 लोग घेर बैठे, घर पर बैठे हैं। मगर साहब मैं ये भी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, 70 साल से 40,000 लोग घर पे बैठे थे जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते। 73 और 74वां जो संविधान संशोधन आया, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आज तक नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए? चुनाव की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है लोकतंत्र का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का विकास खुद करने का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का पैसा कहां पहले खर्च किया जाएगा उसकी प्रायोरिटी तय करने का? क्या तहसील पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए महोदय? श्रीमान कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? कोई मेयर नहीं होना चाहिए? क्यों आज तक इस पर चिंता नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का। और मैं उस सदन में भी कहा जमहूरियत 3 परिवारों के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए। जमहूरियत नीचे तक, गांव तक जानी चाहिए, 40,000 पंच सरपंचों तक जानी चाहिए और ये ले जाने का काम हमने किया। आजाद साहब ने कहा कि अच्छी बात है चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। आजाद साहब ये वास्तविकता है, रिकॉर्ड की बात। सिर्फ हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है और कोई सरकार कराएगी तो उसका भी हम तो वखान करेंगे, ये वास्तविकता है। और इसका और विधानसभा के चुनाव के बीच में क्यों नहीं हुआ, ये बात पर मैं बाद में आता हूं। यहां तक कश्मीरियत की बात, मान्यवर हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है, वो भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब अब बोलेंगे नहीं, मगर जब पर्सनली मिले तब मेरी बात का समाधान कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? मान्यवर वो भी कश्मीरियत का हिस्सा थे। अगर आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। मगर जब सूफी पर हमला हुआ, पूरे संप्रदाय को खदेड़ दिया गया, सारे सूफी संतों को एक एक कर चुन चुन कर मार दिया गया, क्योंकि एकता की बात तो वो करते थे मान्यवर, वो करते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, भारत की बात वो करते थे। उनको भगा दिया गया। जिस कश्मीरी पंडितों ने गद्दा के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रहकर एक कश्मीरी परंपरा को ताकत देने का समय, चाहे किसी भी का राज हो, रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को खुद का माना। आज वो लोग कश्मीर से मान्यवर भगा दिए। मैं मानता हूं कि कश्मीरियत की बात करते हैं तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की करनी चाहिए। और मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के अवाम की संस्कृति को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से 10 का 10 बनाएंगे। एक समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, एक समय आएगा
वागसीरी भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। कोई समय आएगा, मान्यवर, मैं निराशावादी शब्द नहीं हूं, पर इंसानियत की बात करता हूं। अटल जी ने इंसानियत की भी बात करी। मान्यवर, मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे अनपढ़, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगी, ये इंसानियत है। हमने काम किया है मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूलें चालू कराएंगे। हमने काम किया है राष्ट्रपति शासन के अंदर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं। बाबू कभी कश्मीर के गांव में नहीं जाते थे, गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं, कभी नहीं जाते थे। ये 10 दिन के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बाबू नहीं गया है, और योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम ये राष्ट्रपति शासन के अंदर। माने घर में गैस पहुंचता है, किसी बुढ़िया की झोपड़ी धुएं से मुक्त होती है, यही इंसान है। -डिग्री टेम्परेचर में घर में शौचालय नहीं है, महिलाओं की स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं। उनके घर में हमने शौचालय पहुंचाया मान्यवर, यही इंसानियत है। उनके घर के अंदर बिजली पहुंचाई है। कश्मीर के अंदर 70 साल में बिजली पहुंचाने वाले घर कोई गिन ले, और हमारे 6 साल के अंदर बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब किताब कर ले मान्यवर, हम आगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंसानियत की बात है। कश्मीर के अंदर खाना पहुंचाना, सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, दलहन कभी नहीं, बहुत तकलीफ होती थी। मैं तो सुनकर आया हूं आजाद साहब सरपंचों, उन्होंने खुद कहा है मुझे, मान्यवर, इस शासन के अंदर उनको खाना भी पहुंचा है। मान्यवर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धत्व का पेंशन आज डीबीटी के माध्यम से सीधा इसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है, और बैंक का जो सहकर्मी है वो जाकर उनके घर पर पैसा देने की पद्धति को लागू करता है। आज वो 600 रुपया, 1000 रुपया उसको जीवन निर्वाह के लिए काम में आता है। मान्यवर, ये इंसानियत है। पूरे देश भर के अंदर मान्यवर, 1 साल के अंदर आयुष्मान भारत योजना का कवरेज किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर को। और ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अप्रोच कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गवा बैठे। मान्यवर, यही इंसानियत है। तो हम तो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, इसको ही लेकर आज चलते हैं और आगे पर इसको ही लेकर चलेंगे। मगर इससे कोई एक मतलब न निकाल दे कि भारत को तोड़ने वाली बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता